दोस्तों हमने बात करी थी कि द्रव पदार्थ जो है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक शुद्ध पदार्थ होता है, दूसरा अशुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ को फिर तीन भागों में बांटा गया था अपन ने, दो भागों में बांटा था। एक होता था तत्व, दूसरा था यौगिक। तत्व फिर तीन भाग में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को दो भाग में बांट दिया गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इनकी बात करते हैं, थोड़ा सा ढंग से इनको समझ लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की, शुद्ध पदार्थ या शुद्ध द्रव्य कह सकते हैं। शुद्ध पदार्थ में सबसे पहले हैं तत्व में बांट दिया था। एक मिनट, जैसे कि मैं आपको हल्का सा रिवाइज करवा दूं। यहां से बात करते हैं। पदार्थ जो है उसको दो भाग में बांट दिया, शुद्ध और अशुद्ध। अब हम एक एक को लपेटते हैं। पहले तत्व को लेते हैं, फिर यौगिक को लेते हैं। तत्व के तीन भाग की बात करते हैं, फिर यौगिक के दो भाग की बात करते हैं। दोस्तों तत्व जो है उसको तीन भागों में बांट दिया गया है। पहली बात तो ये समझ में नहीं है मेरे को, तत्व क्या होते हैं। दोस्तों तत्व जो है वो पदार्थ का मूल रूप है। पदार्थ का क्या है? मूल रूप है। दूसरी बात, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब तत्वों को तीन भागों में बांटा है। पहली कौन सी है? धातु। दूसरी कौन सी है? अधातु। और तीसरी कौन सी है दोस्तों? उपधातु। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि धातुएं कितनी हैं, गुणधर्म क्या है, अधातुएं क्या है, उनके गुणधर्म क्या है और उपधातुएं क्या होती है। अब आगे बात करें कि तत्व को जब लिखा जाता है तो तत्व को लिखने से पहले सबसे पहले तत्व का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर के रूप में लिखा जाता है। अगर किसी तत्व के दो अक्षर लिखे जाएं तो प्रथम अक्षर कैपिटल और सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। आगे बात करें कि जब तत्व को तीन भागों में बांट दिया गया तो मैंने दूसरी साइड में लिखा था यौगिक। अब यौगिक क्या होता है दोस्तों? यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं कार्बनिक यौगिक और दूसरे होते हैं अकार्बनिक। इसे बोला करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसे बोला करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। दोस्तों कार्बनिक यौगिकों में कम से कम किसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है? कार्बन की। और अकार्बनिक यौगिक में किसी भी प्रकार से कार्बन उपस्थित नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं बात करूं CH4 मीथेन की, ये एक कार्बनिक यौगिक है। अगर मैं बात करूं मिथेनॉल की या इथेनॉल की C2H5OH, मैं बात करूं CH3COOH इथेनोइक एसिड की, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं अकार्बनिक यौगिकों की, जैसे कि हाइड्रोजन, वाटर, अमोनिया। इनमें किसी भी प्रकार से कार्बन नहीं है, तो ये कौन से हो गए? अकार्बनिक यौगिक। आगे हम बात करें, जब कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक हो गए, यौगिक भी खत्म हो गया, तो मैंने आपको एक और बताया था कि शुद्ध पदार्थ हो गया, मैंने तत्व बता दिए, यौगिक की बात हो गई, इन सभी को क्लियर कर लिया हमने, ये भी फिनिश है। अब बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की।
दोस्तों अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा होता है? होमोजीनियस, जिसे हम समांगी कहेंगे, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, जिसे बोलते हैं विषमांगी। समांगी और विषमांगी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ में या किसी भी यौगिक में संपूर्ण आयतन में जितने भी मॉलिक्यूल या जितने भी उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सभी की मात्रा सभी जगह समान है, तो आप कहोगे उसको समांगी मिश्रण। और अगर किसी मिश्रण में या किसी यौगिक में अलग अलग स्थानों पर कंपोनेंट्स का जो रेशियो है वो अलग अलग है, तो उसे हम कहेंगे विषमांगी या फिर हेट्रोजीनियस कंपाउंड। अब दोस्तों इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ समझाता हूँ। होमोजीनियस या समांगी, कोल्ड ड्रिंक आप सब लोगों ने पी है, ऊपर से ढक्कन खोल करके आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी। अगर मैं ढक्कन नहीं खोल करके साइड में से छेद करके फिर कोल्ड ड्रिंक निकाल के पीता हूँ, तो क्या आपको उस कोल्ड ड्रिंक में अलग टेस्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उस कोल्ड ड्रिंक में सभी स्थानों पर जो इसमें चीज़ें मिली हुई है उन सभी की मात्रा कैसी है? समान है, समान रूप से विलय हैं, तो वो हो गया समांगी मिश्रण। अगर आप नमकीन या जो मिक्स वाली नमकीन होती है उसमें अलग अलग जगह से उठा करके नमकीन खाते हो, तो ये निश्चित है कि आपको अलग अलग जगह पर आपको स्वाद कैसा मिलेगा? अलग अलग स्वाद मिलेगा। और जब अलग अलग स्वाद मिलेगा तो मतलब पूरे आयतन में अलग अलग स्थानों पर जो उसके कंपोनेंट है उनकी मात्रा जो है वो भी कैसी है? अलग अलग है, तो वो कौन सा हो गया? हेट्रोजीनियस या फिर विषमांगी। क्लियर? आगे हम बात करें, समांगी क्लियर है, विषमांगी क्लियर है। अब जब मिश्रण है कहीं पर आपके पास, तो मिश्रण को आप किस प्रकार से अलग कर सकते हो? होमोजीनियस को तो कैसे अलग कर सकते हैं और हेट्रोजीनियस को अपन किस प्रकार से अलग कर सकते हैं? अब जब मिश्रण आपके पास बन गया तो मिश्रण के कणों को आप अलग किस प्रकार से कर सकते हो, या उनमें जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उनको आप अलग किस प्रकार से कर सकते हो? तो हमारा टॉपिक रहेगा मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, अलग अलग विधियों से हम दोस्तों मिश्रण के जो अवयव है जिनसे वह मिश्रण बना हुआ है उसको हम अलग कर सकते हैं। सबसे पहला जो अपना मेथड है वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जिसे आप बोलोगे इवेपोराइजेशन। वाष्पीकरण का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो भी कंपोनेंट है उसमें से किसी एक चीज को वाष्प में कन्वर्ट कर दो तो दूसरी चीज आपके पास बच जाएगी। जैसे कि मैं कहूं इसमें किसको अलग करेंगे? वाष्पशील पदार्थ से अशुद्धियों को अलग करना। मतलब कि अगर जैसे कि आप बात करें समुद्री जल से नमक का पृथक्करण। समुद्री जो जल होता है उसमें दोस्तों नमक पाया जाता है, और जब उस नमक से उस जल से आपको अगर नमक प्राप्त करना हो तो दोस्तों उस जल का वाष्पीकरण किया जाता है और आपको क्या प्राप्त हो जाता है? नमक प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात कि अगर आपके पास तापमान में वृद्धि हो रही है,
तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी और ये जो इवेपोराइजेशन का प्रोसेस है ये और भी तीव्र गति से संपन्न होगा। दूसरा जो मेथड है दोस्तों वह है अपकेंद्रण, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रण का मतलब ये है, ये इस सिद्धांत पर काम करता है कि आपका जो मिश्रण है उसे बहुत तेज गति से अगर आप घुमाते हो तो भारी कण जो है वो बीच में आकर के नीचे बैठ जाएंगे और बाकी हल्के कण जो है वो दीवारों की तरफ एकत्रित हो जाएंगे। उसे हम कहते हैं अपकेंद्रण। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि आपको मिश्रण को तीव्र गति से घुमाना होता है और घुमाने पर भारी कण मध्य में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, इससे हम किन चीज़ों को अलग करते हैं? इसका यूज़ किया जाता है डेयरी में या फिर घरों में क्रीम को अलग करना, दूध या मक्खन से क्रीम को अलग करना। उसके अलावा वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होता है, जो कपड़ों को सुखाता है, वो भी इसी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। इसके अलावा दोस्तों जो ब्लड टेस्टिंग मशीन होती है वो भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। अगला जो प्रोसेस है मिश्रण को अलग करने का वो होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। अब दोस्तों ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसे अवयव है जिसमें से, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। जब किसी कोई ठोस उसको गर्म किया जाए या तापमान में वृद्धि की जाए और वह सीधा ही कौन से रूप में कन्वर्ट हो जाए? गैस रूप में। वैसे क्या होता है, जब आप ठोस को ताप दोगे तो वह पहले द्रव में कन्वर्ट होगा और फिर गैस में कन्वर्ट होगा। परंतु यदि कोई ऐसा द्रव है जिसको गर्म करने पर सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस में, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वपातन। इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कपूर या फिर नेफ्थलीन। कपूर या फिर नेफ्थलीन से अशुद्धियों को अलग करने में। कपूर और नेफ्थलीन वो यौगिक है दोस्तों जो गर्म करने पर सीधे क्या हो जाते हैं? ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं और ठोस से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। आगे हम बात करते हैं, अगला जो है वो होता है आसवन, या पहले पढ़ लेते हैं अपन पृथक्कारी कीप। ये अपना नंबर आएगा चौथा नंबर। चौथा प्रकार है पृथक्कारी कीप से पृथक करना। पृथक्कारी कीप से दोस्तों इनसे वैसे परीक्षा में प्रश्न ना के बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा समय खराब नहीं करके हम जल्दी ही अपने वास्तविक टॉपिक पर आएंगे। लेकिन एक बार बेसिक पढ़ लीजिए कि ये क्या क्या होते हैं। पृथक्कारी कीप से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये कोई कंटेनर है, इसमें आपके पास दो चीज़, एक चीज़ है पानी, इसमें जल आपने मिला दिया और ऊपर से इसमें कहीं से आपने डाल दिया तेल। ये तेल की कण इसमें आ गए। तो पृथक्कारी कीप का मतलब ये होता है कि आप अगर यहाँ पे एक कीप लगा दें या एक नल लगा दें, धीरे धीरे जब इस नल को आप खोलेंगे तो सबसे पहले नीचे वाला पदार्थ बाहर आएगा, मतलब जल बाहर निकल जाएगा। जैसे ही तेल का आयतन यहाँ तक पहुँचेगा आप इस नल को बंद कर देंगे, दोनों मिश्रण क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ये हो गया पृथक्कारी कीप से पृथक्करण। अगला होता है अपने पास आसवन। अगला होता है दोस्तों कौन सा? आसवन। आसवन में क्या होता है,
इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। आसवन में क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनके क्वथनांक में अंतर पाया जाता है, क्वथनांक में अगर अंतर पाया जाता है तो उनको अलग करते हैं आसवन विधि से। कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास इस कंटेनर में 2 यौगिक मिश्रित हो रखे हैं, इसको आप गर्म करो। इसको आप क्या करोगे? गर्म करोगे। यहां से मैं कुछ ऐसा प्रोसेस बना देता हूं। दोस्तों, जब क्वथनांक में अंतर पाया जा रहा है, मतलब एक द्रव पहले उबल रहा है और दूसरा द्रव बाद में उबलेगा, धीरे धीरे जब इसको गर्म करेंगे तो जिस द्रव का क्वथनांक कम होगा, मतलब जो द्रव कम तापमान पर उबलेगा, वह वाष्प बनकर इस कंटेनर में एकत्रित हो जाएगा और एक नियत तापमान, जैसे ही उसका क्वथनांक बिंदु आ जाएगा तो हम इस आग को यहाँ से बंद कर देंगे और इस जो कंटेनर वास्तव वाला है इसमें ओरिजिनल कंपाउंड या एक जिसका क्वथनांक ज़्यादा था वो इसमें रह जाएगा और कम क्वथनांक वाला यौगिक या पदार्थ इसमें आ जाएगा। अगला मेथड आता है अपने पास दोस्तों क्रोमेटोग्राफी। अगला आता है वर्णलेखिकी, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है दोस्तों? थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? डाई से रंगों को अलग करने में। डाई से रंगों को अलग करने में वर्णलेखिकी या फिर क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। होता क्या है इसमें दोस्तों? सिंपल सा मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये कोई फिल्टर पेपर है। इस फिल्टर पेपर पर आपने यहाँ एक मार्किंग कर दी और यहाँ आपने एक स्याही का स्पॉट लगा दिया। ठीक है, ये स्याही का स्पॉट हो गया, धब्बा हो गया। अब इसको अगर आप किसी जल से भरे पात्र में इस प्रकार से रखते हो कि ये स्याही का धब्बा ये नहीं डूबे, धीरे धीरे जब पानी इसमें ऊपर की तरफ गति करेगा तो दोस्तों होगा क्या कि ये जो स्याही है ये धीरे धीरे अपने रंगों में विभक्त हो जाएगी। मतलब कि धीरे धीरे इसमें से रंग जो है वो अलग होना प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ अलग रंग प्राप्त हो जाएंगे। तो ये होता है वर्णलेखिकी। ठीक है, आगे बात करें हम दोस्तों आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम अपने वास्तविक टॉपिक जहां से अपनी केमिस्ट्री प्रारंभ होगी, हालांकि प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अगले वीडियो से हम प्रॉपर टॉपिक्स पे आएंगे जहां से आपके प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। थैंक यू।